नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन एक्सप्लेन्ड और नीतीश राजपूत की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उनके जरिए हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मंत्री, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। मेजॉरिटी में हिंदू हैं, इलेक्शन होगा तो हिंदू जीतेगा, लॉ बनाएगा तो वो भी हिंदू बनाएगा, तो मुस्लिम कहां जाएंगे? जिन्ना ने तो मौलवी और मौलाना का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको ही क्रिटिसाइज कर दिया। ट्रेनों में लाशें भर के भेजी, बंटवारे में ऑफिस के जो टाइपराइटर और टेबल थे उनको भी नहीं छोड़ा, वो भी आधे आधे बांट दिए इन लोगों ने। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है, 6% लीडर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे हिंदू रखे हैं इन्होंने। जिन्ना तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ में ही नहीं रह सकते, तो फिर पंजाब और बंगाल के हिंदू क्यों चाहिए? जिन्ना ने कह दिया था कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मैं हूं, तुम सबके लीडर हो, तो हम क्या करें, हम सब जॉब छोड़ दें। और सेम टाइम पे सावरकर ने बुक लिख के हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर दी और आरएसएस को भी सारे लीडर ने सेम ईयर में बना दिया। अगर ऐसा है तो कैंडिडेट खड़ा होगा तो मुस्लिम खड़ा होगा, वोट भी खाली मुस्लिम करेगा, हिंदू वोट नहीं कर पाएगा। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि कैसे एक मसाले का बिजनेस करने आई छोटी सी कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था और फिर क्या क्या करके हमने उनसे आजादी ली, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और आज ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जब आजादी मिल गई थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां बन गई थी उस टाइम पे कि इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा, और बड़े से बड़े दिग्गज जो थे वो इस चीज को रोक क्यों नहीं पाए। आज 77 साल हो चुके हैं इस पार्टीशन को, लेकिन आज भी आपको लोग बहस करते हुए दिख जाएंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ। क्या सच में ऐसी कोई चीज हो सकती थी जो इस पार्टीशन को रोक देती? एक्चुअल में इसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए, जब भी हमारे देश के पार्टीशन की बात होती है तो हमारे इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। जिस तरीके से हमारे लिए जिन्ना विलन है, वैसे ही आप पाकिस्तान में जाके बात करोगे तो वहां पे नेहरू और गांधी जी को गलत बताया जाता है। और कुछ का ये भी मानना है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस जी होते तो ये जो मैटर था ये वहीं पे सॉल्व हो गया होता। आप अगर इस मुद्दे पे कभी किसी से बात करोगे तो हर कोई कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, सब लोग आपस में प्यार से रहते थे, ये तो नेताओं ने मजबूरी बना दी थी। लेकिन जब उस टाइम पर एक दूसरे को मारने काटने की बात आई तो कोई भी पीछे नहीं हटा। नफरत ऐसी थी कि 15 से 20 लाख लोगों को काट दिया गया था। देखिए, इस पार्टीशन के बाद कई लोग सड़क पे आ गए थे, अपना घर जमीन काम छोड़ के उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी थी। वैसे तो वो टाइम एकदम अलग था, लेकिन आज भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वही वैल्यू है। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अब लोग अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें से स्टॉक मार्केट एक है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर फायदे की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप करेक्ट नॉलेज से अपने फायदे की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ा सकते हैं। जैसे पिछले एक साल में बॉन्डाना इंजीनियरिंग का स्टॉक 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इनको 1700 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। ऐसे ही आदित्य विजन के कई स्टेट्स में स्टॉक एक्सपेंशन करने के बाद उनका स्टॉक प्राइस 100 टाइम्स बढ़ा। और ऐसे ही केपीआई ग्रीन को जब बड़े ऑर्डर्स मिले तो उनका स्टॉक प्राइस बढ़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन कंपनीज के प्राइस बढ़ने में लॉजिक था। तो अगर आपके पास कंपनी के ऑर्डर्स, एक्सपेंशन, सेल्स और प्रॉफिट जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप लॉजिकली बेटर डिसीजन ले पाओगे। लेकिन इस तरीके की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और इसका सॉल्यूशन दिया है सॉवरेन ने। ये बहुत इजी है, विद इन फ्यू क्लिक्स आप देख सकते हैं किस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले, किसका एक्सपेंशन हुआ, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, और ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा। और सॉवरेन की जो इंफॉर्मेशन है ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि एनएससी और बीएसई से सोर्स्ड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। सॉवरेन आपके टाइम की रिस्पेक्ट करता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। और इसके साथ साथ सॉवरेन अपने नए यूजर्स को 45 डेज का फ्री ट्रायल देता है। और आप यहां पे फेमस इन्वेस्टर आदित्य जोशी से इन्वेस्टिंग भी सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज ही सॉवरेन ऐप को डाउनलोड करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एक्चुअल में उस टाइम पे ऐसी क्या सिचुएशंस बन गई थी और मजबूरी ऐसी क्या फंसी थी कि बड़े से बड़े भारतीय जो थे उनकी भी स्ट्रेटेजीज फेल हो रही थी। और इस पार्टीशन के पीछे जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है, एक एक डिटेल में आपके सामने रखूंगा, ताकि अगली बार जब आपके सामने कोई पार्टीशन की बात करे तो आपको एक्चुअल डिटेल पता हो। तो
तो देखिए ये है कराची, और कराची के इस खरादर डिस्ट्रिक्ट के इस घर में, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो इस घर में एक जिन्ना बाई पूंजा नाम से एक बिजनेसमैन रहता था। और इस बिजनेसमैन के यहाँ पे 25 दिसंबर 1876 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस पूरी सिचुएशन का सबसे मेन कैरेक्टर है। जिन्ना के जो दादा थे वो पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अपना लिया था। इनके दादा पहले खोजा कास्ट से थे, खोजा कास्ट के लोग पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर बाद में इन्होंने इस्लाम रिलीजन अपना लिया था, और फिर आगे जिन्ना जो थे उन्होंने भी मुस्लिम रिलीजन को ही फॉलो किया। अब जैसे जैसे जिन्ना बड़े होने लगे तो जिन्ना ने कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की, और फिर इसके बाद ये लंदन चले गए और वहां जाके अपनी लॉ की पढ़ाई करने लगे। अब काफी टाइम तक जिन्ना लंदन में रहने के बाद, वहां पे अपनी पढ़ाई करने के बाद, वकीलों के बीच में रहने के बाद, जिन्ना ईयर 1896 में कराची वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये कराची पहुंचते हैं उसी दिन इनकी फैमिली से इनको पता चलता है कि इनके जो फादर हैं, जो बिजनेसमैन थे, उनको पैसे का भारी नुकसान हो गया और इनके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया। तो ये सारी चीजें जब पहुंचने के बाद इनको पता चलती हैं, तो जिन्ना जो थे वो अपना कमाने का इंतजाम जो है वो शुरू कर देते हैं, और ईयर 1900 आते आते बॉम्बे में जाके अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे जो आजादी की लड़ाई वगैरह चल रही थी इससे बिल्कुल दूर थे, और गांधी जी जो थे वो भी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे। तो कहने का मतलब है कि जिन्ना और गांधी जी उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की स्ट्रगल चल रही थी उससे बिल्कुल दूर थे, और उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो दोनों हैं आगे चल के कितना बड़ा काम करने वाले हैं। देखिए उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का जो मैप था वो ये था, ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे, और बाकी ये जो पूरा येलो एरिया है इसको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, और ये जो येलो एरिया है आगे चल के इसी एरिया का पार्टीशन होना था। बाकी प्रिंसली स्टेट क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे रूल करते हैं, सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन की बात करेंगे। उस टाइम पे करीब टोटल पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, जिसमें से 65% हिंदू थे और 27% मुस्लिम थे, और इसमें से भी ब्रिटिश इंडिया का ये जो आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख रहे हो, इसमें जो थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी। जैसे खैबर पख्तून में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71%, पंजाब में 57%, बंगाल में 55% मुस्लिम थे, और बाकी जितनी जगह थी वहां पे हिंदू मेजोरिटी में थे। ये जो सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही सेंसस का जो डेटा था यही इस पार्टीशन की आगे चल के जड़ बनता है। अब देखिए काफी टाइम तक ये सारी चीज चलती है, इसके बाद ईयर आता है 1903, और फ्रीडम फाइटर जो थे इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी जो थी वो एक साथ मिलके अंग्रेजों को परेशान कर रही थी, और इसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत जो ब्रिटिशर्स के सामने आ रही थी वो बंगाल से आ रही थी। उस टाइम का बंगाल प्रोविंस जो था वो बहुत ही बड़ा था, आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, ये सब आता था उसमें। जितने भी फेमस पॉलिटिशियंस थे, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बंगाल से ही ब्रिटिशर्स को निशाना बनाते थे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे बंगाल जो था वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का हब बन चुका था, और इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे इस पूरे जगह से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे। अब होता क्या है कि जब ये सारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो इसके 2 साल बाद यानी कि ईयर 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन बंगाल से डील करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उनको वहां पे रहते रहते एक चीज समझ में आ गई थी कि इंडियंस को रिलीजन के नाम पे बांटा जा सकता है, और अगर ये किसी तरीके से इनकी यूनिटी ब्रेक कर देते हैं तो इनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग भरी हुई है सारे इंडियंस में ये रिलीजियस हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन जो थे वो जुलाई 1905 को एक अनाउंसमेंट करते हैं। इसमें कहते हैं कि बंगाल जो है ये बहुत ही ज्यादा इसका एरिया बड़ा है, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। और बंगाल जो था एज अ होल, पूरे बंगाल के अंदर हिंदू जो थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन बंगाल का जो ईस्ट साइड था वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, एक प्लान तरीके से बंगाल को डिवाइड किया। उसने जो बंगाल का ईस्ट एरिया था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी उसको ईस्ट बंगाल बना दिया, आज की डेट में वो बांग्लादेश है, और बाकी जो बचा बंगाल था उसको वेस्ट बंगाल बना दिया। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया तो ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो पहले बंगाल के अंदर माइनॉरिटी थे, लेकिन अब ईस्ट बंगाल बनते ही मेजोरिटी में आ गए थे, और हिंदू जो पहले मेजोरिटी में थे वो माइनॉरिटी बन गए थे ईस्ट बंगाल के अंदर। और बाकी जो वेस्ट बंगाल के लोग थे वहां ऐसा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, वहां जैसे पहले था वैसे ही रहा, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग भी गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से आधा बंगाल चला गया था। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the dream of freedom. अब ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इस चीज को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया कि बंगाल का जो पार्टीशन है ये गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स थे
उनको इस पार्टीशन से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे पहले एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, धरने दिए जाते थे, इस बार ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, इसको लेके जो धरने वगैरह दिए जा रहे थे, ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स थे, एक सेगमेंट था मुस्लिम्स का, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और ये पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां पे एक साथ आंदोलन करने की बजाय ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है। पूरी पॉपुलेशन के 26% मुस्लिम्स हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्टी में सिर्फ 6.59% मुस्लिम डेलीगेट्स रखे हैं। और डिस्कशन ये था कि कल को अगर अंग्रेज चले भी गए, कि लड़ाई तो सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम्स जो हैं उनकी तो फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, इलेक्शंस भी होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, तो आजादी के बाद भी हमारी उतनी नहीं चलेगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज को भांप लिया था, उनको समझ में आ गया था कि ये जो रिलीजियस एंगल उठने लगा है ये इस पूरे मूवमेंट को खराब कर देगा। तो उन्होंने अपने हर स्टेप में एक ही स्टांस रखा। वो स्टांस ये था कि उन्होंने ये कहा कि देखिए, रिलीजन जो है वो आपका एक प्राइवेट मैटर है, रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और उन्होंने हर कम्युनिटी को जाके यही चीज समझाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जिस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम एक सेकुलर इंडिया को देखते हैं, जिसमें हर धर्म, हर कम्युनिटी के लिए जगह होगी, आपको कोई भी डरने की बात नहीं। कांग्रेस ने यही मैसेज कन्वे किया कि नेशनलिज्म और देश जो है वो किसी भी धर्म या कम्युनिटी से बड़ा होता है। इनफैक्ट जो उस टाइम पे धर्म की बात करते थे उनको कांग्रेस वाले कम्युनल बोलते थे। लेकिन ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पड़ चुकी थी और अंग्रेजों का जो प्लान था वो काम करने लगा था। और ये जो टाइम चल रहा था, इसी बीच में जिन्ना की भी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। ईयर 1906 में कांग्रेस कलकत्ता के अंदर एक सेशन कर रही थी, इसी में जिन्ना आए थे और जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। देखिए, थोड़ा सा जिन्ना के बारे में बता देता हूं आपको। जिन्ना की जो आज इमेज है, उस टाइम पे जिन्ना के जो पर्सनल बिलीफ थे वो बिल्कुल अलग थे। उस टाइम पे जो जिन्ना थे वो सेकुलरिज्म की बहुत ज्यादा बात करते थे, कांग्रेस की सेकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। और जिन्ना जो थे वो मौलाना, मौलवी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। जिन्ना का जो लाइफस्टाइल था वो ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिसेस से बहुत ही अलग था। सरोजनी नायडू जी ने ऑन रिकॉर्ड जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक का टैग दिया था। लेकिन आगे चल के सारी चीजें घूमेंगी, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए बस। तो अब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन तो कर दिया था, इसको लेके पूरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो धरने वगैरह दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेम टाइम पे जिन्ना की भी एंट्री हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। और इसी टाइम पे एक चीज और हो जाती है। होता क्या है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम ईयर 1906 में ईस्ट बंगाल, जो अभी अभी डिवाइड होकर नया स्टेट बना था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, वहां पे ढाका शहर के अंदर, अभी तो बांग्लादेश हो गया वो, वहां पे मुस्लिम्स की एक मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चलती थी। ये हर साल वहां पे होती थी, लेकिन अब क्या था कि डिवाइड हो गया था तो ईस्ट बंगाल के अंदर हो रही थी। इसमें मुस्लिम कौम की जो ग्रोथ वगैरह है, इन सारी चीजों पर डिस्कशन होता था। तो इस बार जो ढाका के अंदर ये सेशन हुआ, ये थोड़ा सा अलग था। यहाँ के सेशन में डिस्कशन ये हुआ कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन मुस्लिम्स और हिंदू दोनों को रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा कर रही है, ये तो एक हिंदू पार्टी है। पूरे देश में मेजॉरिटी में हिंदू हैं, इलेक्शन होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, सरकार आएगी तो हिंदुओं की आएगी और फिर जो लॉ है वो भी हिंदू ही बनाएंगे, तो हमारे रिप्रेजेंटेशन का क्या। तो इस मीटिंग के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसमें हिंदू ज्यादा हैं, ऐसे ही हम एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो मुस्लिम्स की बात को आगे रखेगी और इंडिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करेगी। और यही वो टाइम था जब 30 दिसंबर 1906 को इन्होंने मिलके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बना दी। इसका एम यह था कि जो मुस्लिम्स की बातें हैं उनको आगे रखा जाएगा और मुस्लिम्स को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, इसको लेके अपनी बात आगे रखेंगे। और ऐसा नहीं था कि ऐसे ही बस इन्होंने पार्टी बना दी थी, एक प्लान तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। पहले क्या होता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया के हिंदू और मुस्लिम्स किसी की भी बात हो, सारी बातें ब्रिटिशर्स के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रखती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आके खड़ी हो गई थी और अंग्रेजों के सामने अलग से डिमांड रखती थी। तो मुस्लिम लीग जब बनी तो इन्होंने अंग्रेजों के सामने यह डिमांड रखी कि मुस्लिम्स को अब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है और इसकी डिमांड क्यों रख रहे थे मुस्लिम लीग वाले। देखिए, जब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो कोई भी खड़ा हो सकता है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जो कम्युनिटी नंबर्स में ज्यादा होती है, जिसको वो चाहते हैं वही इलेक्शन बार बार जीतता है। और ऐसे में जो माइनॉरिटी होती है, जिसके लोग कम होते हैं, उसके चुने हुए लोग कभी पावर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली तो वोट ही काउंट होंगे। तो मुस्लिम लीग ने ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी, इसमें ये कहा इन्होंने कुछ जगह पे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। इसमें होगा ये
कि वहां पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे और जो वोट करेंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे, बाकी कोई और नहीं करेगा। मान लो एक एरिया है, वहां पे 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 60 मुस्लिम्स हैं और 40 जो है वो बाकी की कम्युनिटी हैं। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम होगा तो ये जो 60 मुस्लिम्स हैं सिर्फ यही वोट करेंगे, बाकी के जो 40 लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे। और जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो भी मुस्लिम्स ही खड़े होंगे। इससे होगा ये कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भी पावर में आएंगे। और अंग्रेज ऐसी ही सिचुएशन चाहते थे जिसमें इंडियन कम्युनिटी पावर के चक्कर में आपस में उलझे रहे। अब आपका एक क्वेश्चन इसमें यह भी हो सकता है कि क्या उस समय पे इलेक्शंस होते भी थे, क्योंकि पावर में तो ब्रिटिशर्स थे। तो देखिए उस टाइम पे लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन के साथ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। हर कोई वोट नहीं कर सकता था, बस कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टी ओनर, टैक्स पेयर्स और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो थे वही वोट कर पाते थे। मेनली अमीर लोग ही वोट कर पाते थे जिनको ब्रिटिशर्स चाहते थे। ये मुस्लिम लीग जो बनी थी, इसके प्रेसिडेंट उस समय मोहम्मद शाह थे और जिन्ना जो थे वो उस समय कांग्रेस में थे और वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते थे कि ये जो मुस्लिम लीग अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रही है, इससे डिवाइड होंगे लोग। तो ये चीज को वो क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन आगे चल के सिचुएशन ऐसे चेंज होगी कि जिन्ना खुद ही सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अपना दम खम लगा के लड़ेंगे। और ये जो मुस्लिम लीग उस समय बनी थी तो इसमें ऐसा नहीं था कि सारे के सारे मुस्लिम्स का सपोर्ट आ गया था। बस कुछ अमीर मुस्लिम्स जो लैंडलॉर्ड थे उनका ही सपोर्ट था मुस्लिम लीग को, बाकी जो सपोर्ट था मुस्लिम्स का वो कांग्रेस को ज्यादा था। और यही रीजन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कहती थी कि ये जो मुस्लिम लीग है, ये जो कह रही है कि इंडिया के जो सारे के सारे मुस्लिम्स हैं उनके हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी है सबके रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है। लेकिन आगे चल के ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को एक अलग तरीके से सपोर्ट करा ताकि वो उनके लॉयल बने रहे। और कांग्रेस चाहती थी कि पैरेलल में आके मुस्लिम लीग खड़ी हो, क्योंकि तभी वो मैनेज हो पाएंगे। तो अब इसके कुछ टाइम बाद यानी कि ईयर 1909 में मुस्लिम लीग वाले क्या करते हैं, ये जो उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी इसको लेके मुस्लिम लीग वाले शिमला पहुंचते हैं और लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले से जाके मिलते हैं। उनके सामने अपनी सारी डिमांड रखते हैं कि उनको कैसे भी करके सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और अंग्रेज जो थे वो बड़े आराम से इस डिमांड को मान लेते हैं। तो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पे अंग्रेज कह देते हैं कि अब यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। और इसके साथ साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मुस्लिम्स के लिए सीट जो थी वो रिजर्व कर दी गई। ये जो ईयर 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे, इसके आने के बाद मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया की जो पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके अंदर भी मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगती। ये जो मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवाया था मुस्लिम्स को, इस एक इंसिडेंट की वजह से बहुत ही कम टाइम में मुस्लिम लीग जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में आके खड़ी हो गई थी। और अब जब मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो जिन्ना जो कि कांग्रेस में थे उन्होंने ईयर 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। मतलब कि कांग्रेस को छोड़ा नहीं, उन्होंने एक साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ज्वाइन किया। उस टाइम पे जिन्ना का ये कहना था कि ऐसा करके ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन कर पाएंगे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो ये जो अलग अलग रास्ते पे चल रही है इससे काफी दिक्कतें आएंगी आजादी में। तो एक रास्ता बनाया जाएगा जिससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो एक साथ आके अपने मेन गोल को अचीव करे, ब्रिटिशर से आजादी, ना कि आपस में लड़े। और इस चीज से कांग्रेस जो थी वो भी खुश थी, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी करके मुस्लिम लीग को अपने साथ ही रखना चाहती थी, वो और डिवाइड नहीं करना चाहती थी। और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद जिन्ना जो थे वो इन दोनों की मीटिंग करवाते हैं लखनऊ के अंदर, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो कुछ डिमांड रखती है अपनी। मुस्लिम लीग कांग्रेस से कहती है कि हम आपके साथ तभी आएंगे जब आप हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमें मिला है उसका खुल के सपोर्ट करो, और पंजाब और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम कैंडिडेट्स की सीट्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दो आप। अब वैसे तो कांग्रेस जो थी वो रिलीजन के बेसिस पे सीट्स मिलना इन सब चीजों के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस जैसे तैसे करके इस चीज को मान लेती है और कहती है कि आजादी की जो लड़ाई चल रही है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसमें आप हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। तो इस लखनऊ पैक्ट के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। इस टाइम पे कांग्रेस के अंदर भी कई हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये इन सारी चीजों से ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने काम किया कि जैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग है, तो उन्होंने भी ईयर 1915 में हिंदू महासभा बना दी थी ताकि हिंदुओं की भी बात आगे रखी जा सके। और अभी तक ये जितनी भी चीजें चल रही थी इंडिया के अंदर, गांधी जी इससे थोड़ा दूर थे, लेकिन इस टाइम पे एंट्री होती है गांधी जी की। इसी टाइम पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं
और यहां से कांग्रेस जो बैकफुट पे जा रही थी, हर चीजें माननी पड़ रही थी, उसकी सिचुएशन जो है वो बदल जाती है। गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, कांग्रेस किस तरीके से ज्वाइन की थी, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो मैं वो सारी चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ पार्टीशन पे ही फोकस रखूंगा। अब गांधी जी के आने के कुछ टाइम बाद एक सिचुएशन बनती है। उस टाइम दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो खत्म हुई थी और एलाइड पावर जो थी, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर था, उसने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था। और उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के जो हेड होते थे उनको कैलिफ यानी खलीफा कहा जाता था, और पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे वो इनको अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर मानते हैं, क्योंकि ये हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर थे। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि वॉर जीतने के बाद एलाइड पावर, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर भी था, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को बांटना शुरू कर दिया था और अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। और ऐसे एरियाज जिसमें मुस्लिम्स के होली प्लेसेस थे, जिनके ऊपर कैलिफ यानी खलीफा का कंट्रोल था, वो सारे एरिया भी ये अपने अंडर लेने लगे थे। और इस पर्टिकुलर चीज से पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, उसको खिलाफत मूवमेंट भी बोला जाता है। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, the Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real fantasy. और अली ब्रदर जो थे, उन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। अब गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। तो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट्स के जो अली ब्रदर्स थे, इनसे जाके मिलते हैं कि हम ये जो आपकी खिलाफत मूवमेंट है, इसमें आपका पूरा सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। हिंदू मुस्लिम सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ आएंगे। और इस चीज को लेके गांधी जी ने एक एक हिंदू से अपील की कि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में आए, कई सारी कॉन्फ्रेंस भी की। उसी टाइम पे कांग्रेस का नागपुर में सेशन चल रहा था, गांधी जी ने उसके अंदर भी मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदुओं को भी जोड़ के खिलाफत इशू को डिस्कस किया था। अब इससे हुआ ये कि इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो कन्विंस हुए और कांग्रेस के सपोर्ट में आए। कांग्रेस जो कहती थी कि हम इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये चीज और स्ट्रांग हो गई। और कांग्रेस की जो सेकुलर अप्रोच थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया एक सेकुलर देश होगा, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे, ये चीज और स्ट्रांग हो गई थी। कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग हो गई थी। और इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो थी वो थोड़ी डाउन पड़ी थी। वो जो दावा कर रही थी कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स की वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ये दावा थोड़ा हल्का पड़ गया था। अब इसके बाद एक और बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होती है, जिन्ना जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से रिजाइन मार देते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जब से गांधी जी आए हैं और जिन तरीकों का यूज करके वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, उससे जिन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी चीज जिन्ना का ये कहना था, ये कांग्रेस जो है और ये जो मुस्लिम लीग है, ये रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसके वो खिलाफ थे। तो यही सारे रीजन बता के जिन्ना जो थे वो रिजाइन मार के लंदन चले जाते हैं। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि जिन्ना इसलिए चले गए थे क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में उनको कोई पूछ नहीं रहा था। कांग्रेस के अंदर गांधी जी की चल रही थी और मुस्लिम लीग में मुख्तार अहमद अंसारी जो थे वो अपनी चला रहे थे। तो इस वजह से जिन्ना जो थे वो गुस्से में गांधी को तानाशाह बोल के पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ के सीधे लंदन चले गए थे। तो अब इसके काफी टाइम तक हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपनी बातें रखते हैं। लेकिन ईयर 1923 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पंजाब के अंदर एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया था, तो वहां पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1923 लेके आ जाते हैं। और ये जो एरिया था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, पहले जितनी मुस्लिम्स की सीट थी उससे ज्यादा सीट रिजर्व कर देते हैं मुस्लिम्स के लिए, और जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनकी सीट एकदम से कम हो जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से जो हिंदू थे वहां के वो भड़क जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जा रहा है मुस्लिम्स को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अलग से सीटें रिजर्व की जा रही हैं और यहाँ पे भी हमारी सीट कम कर दी गई हैं। तो इसकी वजह से इस पूरे एरिया में हिंदू मुस्लिम जो टेंशन थी वो दोबारा से बढ़ने लग गई थी, और इस चीज का इंपैक्ट जो था वो इंडिया के बाकी पार्ट में भी पड़ा। तो हिंदू महासभा ने भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो हिंदू जो है उनको भी रिलीजन के नाम पे ज्यादा सीटें दो। और सेम टाइम पे वीर सावरकर जो कि अंडमान के सेलुलर जेल में बंद थे, उन्होंने हिंदुत्व हु इज अ हिंदू इस नाम से एक बुक भी लिख दी थी जिसमें हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कही गई थी। इसको अंग्रेजों ने उसी टाइम पे बैन कर दिया। तो ये सारी चीजें एक ही साथ हो रही थी, और उसी टाइम पे पंजाब और यूपी में आर्य समाज ने शुद्धि कैंपेन लॉन्च कर दिया था। और फिर इसका इंपैक्ट धीरे धीरे इतना बड़ा कि 2 साल बाद हिंदू कम्युनिटी के कई लीडर्स ने मिलकर आरएसएस का भी फॉर्मेशन कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये वो सिचुएशन थी जहां पे हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, और ये जो सिचुएशन थी ये अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। जब भी कोई एकजुट होने की कोशिश करता था, अंग्रेज क्या करते थे, किसी एक कम्युनिटी को पकड़ के उसको बेनिफिट दे देते थे, फिर दोनों कम्युनिटी लड़ने लगती थी। और ये जो ईयर 1925 था, ये कांग्रेस के लिए वैसे ही बहुत टेंशन भरा रहा था। कांग्रेस जो एक यूनाइटेड सेकुलर भारत बनाने के लिए मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ रही थी और उनकी बातों को कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे आके
के डिस्कस कर रही थी, तो उसके पैरेलल में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी होती जा रही थी, जो कांग्रेस के ऊपर हिंदुओं को लेकर भी प्रेशर बना रही थी। तो कांग्रेस अगर मुस्लिम के सपोर्ट के लिए कुछ करती थी तो हिंदू कम्युनिटी बुरा मानती थी, और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, इसका टैग तो ऑलरेडी कांग्रेस के ऊपर था ही। तो कांग्रेस कुल मिला के बीच में फंसी पड़ी थी, और इस चीज का पूरा फायदा जो हुआ वो मुस्लिम लीग को हुआ। उसने इस मौके का फायदा उठा के ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जो मुस्लिम थे वो अपनी तरफ जोड़े। हिंदू महासभा हो गई, आरएसएस हो गई, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कांग्रेस के ऊपर। इस तरह का प्रेशर था कि अगले साल यानी कि 1926 में कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब एरिया में जितने भी कैंडिडेट उतारे सब के सब हिंदू उतारे, और इसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो कांग्रेस से नाराज हो गई थी। तो अब ऐसा टाइम आ चुका था कि जो मुस्लिम लीग थी उसको इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट मिलने लगा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए ईयर 1930 में मुस्लिम लीग जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेती है। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद सेशन में अनाउंस कर दिया कि देखिए अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें हमारा हक चाहिए। ये जो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे खैबर पख्तून भी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको जोड़ के एक स्टेट बना दो। ये पहली बार था जब मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी थी। ये याद रखिएगा कि सेपरेट स्टेट की डिमांड की है, सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं की है। सेपरेट कंट्री की डिमांड अभी थोड़ी देर में आएगी आगे। और ये जो पाकिस्तान वर्ड था, पहली बार ये वर्ड जो था वो भी इसी टाइम पे निकला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट बनाया था जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, और इसी पैम्पलेट में पहली बार इन्होंने पाकिस्तान नाम डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान से आई गायब था, पाकिस्तान नाम से टाइटल दिया था इसको। ये पहली बार था जब ये वर्ड लोगों के सामने आया था। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी, और इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1933 में लियाकत अली खान, जो जिन्ना के बहुत ही खास थे, ये लंदन में जाते हैं। ये जाके वहां पे जिन्ना से जाके मिलते हैं, और कहा जाता है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे लियाकत अली खान और जिन्ना ने ये डिस्कशन किया था कि जिन्ना को वापस इंडिया में आके मुस्लिम लीग ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करने के बाद एक अलग मुस्लिम देश की डिमांड रखनी चाहिए जिसको 100% मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा। ये प्लान लंदन के अंदर डिस्कस हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 1934 को जिन्ना इंडिया वापस आके सबसे पहले मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस बार जब जिन्ना इंडिया आए थे, अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी उसको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था। एकदम बदले हुए जिन्ना इंडिया वापस आए थे, और उनका जो पॉलिटिकल स्टांस था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इन्होंने मुस्लिम लीग जो थी उसको पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया, लीडरशिप चेंज की उसकी, और बैक टू बैक कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग देश चाहिए होगा। जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जिन्ना ने इंडिया के एक एक मुस्लिम को ये समझाना चालू किया और यूनाइट करना चालू किया। जिन्ना ने मुस्लिम्स को ये समझाया कि ये जो कांग्रेस है ये यूनाइटेड सेकुलर इंडिया के नाम पे मुस्लिम्स को कुछ भी नहीं देगी, सारी जो पावर है वो हिंदुओं के हाथ में रहेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1935 आते आते ये जो अंग्रेज थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इंडिया के अंदर कि इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, और इन्होंने मजबूरी में इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले लिमिटेड लोग ही वोट कर पाते थे, तो इस एक्ट में वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो मेन चीज थी वो ये थी कि इलेक्शन में कौन वोट करेगा, उनके जो नंबर्स हैं, आम जनता के जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए गए थे। अब इस एक्ट के आने के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें करीब 30 to 35 मिलियन इंडियन वोटर जो थे वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो गए थे, जिसमें यह था कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए उसको, कुछ लैंड अगर उसके नाम पे हो तो वो वोट कर सकता है। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसमें मोटा मोटी ये था कि पूरे इंडिया के स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब इलेक्शन लड़ेंगे, और जो जीतेगा वो उस स्टेट के अंदर चलाएगा, और उसके साथ साथ एक अपना ये गवर्नर भी रख देंगे उस स्टेट के अंदर। तो ये प्लान था इनका। और इस एक्ट को लाने के बाद नेक्स्ट ईयर 1936 में ये जो अंग्रेज थे ये इलेक्शन करवाते हैं। टोटल 1585 सीट्स पे इलेक्शन होने थे, और इस इलेक्शन में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जो थी, इन सबको बुरी तरीके से पीछे करके कांग्रेस जो थी वो 707 सीट्स पे जीत जाती है, और मुस्लिम लीग जो थी वो सिर्फ 106 सीटें जीतती है। यहां तक कि हाल ये हो गया था इस इलेक्शन में कि जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ रिजर्व थी, तो कांग्रेस ने वहां पे भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करके मुस्लिम लीग को हरा दिया था। और इस इलेक्शन के बाद एक चीज साफ हो गई थी कि इंडिया के अंदर सारे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग नहीं है। और ये जो इलेक्शन हुए थे ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर थे। मुस्लिम लीग बिल्कुल खुश नहीं थी
थी और यहाँ से मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेती है, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपना स्टांस बदलती है मुस्लिम लीग। अब इसके बाद ईयर आता है 1939 और इस ईयर में एक और ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा से एकदम अलग रास्ता चुनती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इस साल ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया की लीडरशिप से पूछे अनाउंस कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर के साथ इंडिया भी है और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो चीज थी इसको सुन के कांग्रेस जो थी वो गुस्सा हो जाती है कि हमसे बिना पूछे आप हमारा और हमारे सोल्जर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो वर्ल्ड वॉर में करवा रहे हो। और कांग्रेस ने कहा कि हम एक शर्त पे वर्ल्ड वॉर में आपका साथ देंगे, अगर आप ये प्रॉमिस करो कि वॉर जब खत्म हो जाएगी तो वहां से आने के बाद आप हमें आजादी दे दोगे। लेकिन इस चीज के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो हाँ नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसी टाइम पे जितने ये 707 लीडर इनके इलेक्शन में जीत के आए थे कांग्रेस पार्टी के, जो स्टेट चला रहे थे, उन सबसे रिजाइन मरवा देती है ताकि काम सारे रुक जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने इसमें कई तरीके के ऑफर भी दिए कि कुछ लिमिटेड पावर हम देंगे आपको, जिसको अगस्त ऑफर वगैरह भी बोला जाता है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तभी हम साथ देंगे। इसके बाद क्रिप्स कमीशन वगैरह बहुत सारी चीजें आई, लेकिन कांग्रेस अपनी बात पे अड़ी रही। कांग्रेस का यह मानना था कि ये एग्जैक्ट सही टाइम है ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बना के आजादी लेने का। और इसी टाइम पे कांग्रेस ने अपने आंदोलन जो है वो बहुत तेज कर दिए थे। गांधी जी ने क्विट। वीडियो वो काफ़ी लंबी है इसलिए 2 पार्ट में करेंगे और अभी जो है वो आधी वीडियो की है और आधी जो है फिर लेके आएंगे सुबह। तो अभी जो है वो शुरू से बात करते हैं हमारे हिस्टोरियन मोहम्मद समीर से। हिस्ट्री के अंदर तो आपकी ग्रिप है यार, मुझे तो हिस्ट्री की समझ ही कौन नहीं आती। सीधी बात। यार पता नहीं क्यों जान छुड़ाते हैं हिस्ट्री से ये। और बहरहाल सिंपल सी बात है, ये तो आम हम किताबों में भी पढ़ते आए हैं पाकिस्तान जो की हमने history। किताबों में पढ़ा वो सारा उल्टा पढ़ा, लेकिन हिस्ट्री जो है जिसको इंटरेस्ट होता है ना उसमें तो वो ज्यादा उसे लगता है कि इजी है। नहीं, आसानी से अगर आसान शब्दों में देखा जाए तो ये तो पढ़ते हैं ना आप लोग। पहले कांग्रेस में थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और बाद में जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की उन्होंने और फिर जो है उन्होंने देखा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। और ये मैं सबक पढ़ रहा हूँ। और जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली के बारे में पीएचडी कोई नहीं होती यहाँ पे। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उनके वालिद का नाम जो है वो जिन्ना पूंजा था। असल में पूंजा बाई जिन्ना था, पूंजा बाई जिन्ना था। तो ये हमें जो पढ़ाया गया था वो जिन्ना पूंजा था, पूंजा जिन्ना। तो असल में पूंजा बाई जिन्ना था। तो भाई को हमने कभी नहीं पढ़ा, भाई हमने नहीं कभी पढ़ा, यकीन करें किताबों में। और पूंजा बाई जिन्ना जो थे उनके जो पिताजी थे वो जो हैं वो हिंदू थे। वो तो खैर नहीं पढ़ाते, लेकिन ये है कि असल में वो तो पता ही है कि वो हिंदू फैमिली से ही थे, बाद में कन्वर्ट हुए थे। और खोजा परिवार से उनका ताल्लुक था, बाद में उन्होंने अपने नामों के साथ टाइटल जो है वो हिस्टोरियन हमारा शुरू हो चुका है, बस स्टार्ट करने की देर थी। हाँ, जिन्ना लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक बिजनेसमैन घराने से उनका ताल्लुक था। उनके पिता जो हैं वो उनका बिजनेस डाउन चल रहा था और जब वो इंग्लैंड से वापस आए हैं मोहम्मद अली जिन्ना अपनी स्टडी कंप्लीट करके, तो फिर उन्हें लगा कि अब उन्हें इनकम की जरूरत है, क्योंकि उनके जो फादर है उनका बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा लॉस में जा रहे हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जे जो हैं वो चढ़ चुके हैं। फिर वो मुंबई गए, वहां पे जाके उन्होंने जो वकालत है वो शुरू की। और इनकम के साथ साथ वकालत के साथ साथ उन्होंने पॉलिटिक्स पार्टी जो है वो भी ज्वाइन करने का फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस जो पार्टी है उसको ज्वाइन किया, जो किसी भी एक मुद्दे को लेकर नहीं चल रहे थे, जो एक सेकुलरिज्म सिस्टम है उसको लेकर चल रहे थे। कांग्रेस के बारे में आज हमें असल रियलिटी का पता चला। हम समझते थे कि जो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे थे उसको कांग्रेस कहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो और थी और मुस्लिम लीग जो है वो और थी पार्टी। दोनों पार्टियां अलग अलग थी। लेकिन जो कांग्रेस है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सेकुलरिज्म सिस्टम था। और मुस्लिम लीग बाद में जाके मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाई है, जिसमें सिर्फ ये था कि हम जी मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे। बनाई नहीं है, बनाई वो किसी और ने, मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। हाँ, उसमें मेरा ख्याल में उसके रिप्रेजेंट थे बड़ा आसान शाह मोहम्मद अंसारी साहब थे, मुख्तार अहमद अंसारी, लेकिन बनाई मेरे ख्याल में शाह मोहम्मद ने थी। वो शाह मोहम्मद ही नाम ले रहे थे। मुख्तार अहमद अंसारी जो है वो उसको लीड कर रहा था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है पहले तो कांग्रेस में आए हैं और उन्होंने मुल्ला और मौलवी जितने भी ये खिलाफ थे कि हिंदू और मुस्लिम का वो विवाद बढ़ाने वाले, इनके खिलाफ क्रिटिसिज्म किया। ये बड़ा सरप्राइजली पॉइंट था हमारे लिए कि वो इस काफी सारे जो मौलवी मुल्ला थे ना वो पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे, वो अलहदा नहीं होना चाहिए। अभी सुल्तान बाहू की मिसाल ले लेना, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह जो अपना दरबार भी है इधर,
जंग में, तो वो भी खिलाफ थे पाकिस्तान बनने के। तो लेकिन आज जो है लोग उनको कहते हैं कि जी वो खिलाफ थे पाकिस्तान बनने, वो क्यों शायद खिलाफ थे इसीलिए ये मेरे किसी ख्याल को में नहीं पता। बिल्कुल उनको सुल्तानुल हिंद भी कहा जाता है। ज़ाहिर है यार, मौलवी काफ़ी सारे जो हैं वो इस चीज़ के खिलाफ भी थे। कितने बड़े-बड़े मौलवी हैं जो जिनके नाम आते हैं जो कि पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, कि अलग मुल्क बनाने के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि बस ठीक है, इकट्ठे रहें, जैसे भी रहें। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है बीच में, सेपरेट करने का जो ज़्यादा रोल है वो ब्रिटिश का ही है। क्योंकि ब्रिटिश ने जो है वो कभी देखा मुसलमानों की तरफ पल्ला भारी कर दिया, कभी हिंदू की तरफ पल्ला भारी कर दिया, तो दूसरी जो पक्ष है वो चिढ़ गया इस बात से। अगर मुसलमानों की तरफ गए तो दूसरे चिढ़ गए इसके खिलाफ, और मुस्लिम लीग के हक जो खिलाफ है वो दूसरी पार्टियां भी बनी, आरएसएस बनी और हिंदू सभा भी बनी। तो इस तरह काफ़ी सारी पार्टियाँ जो है हिंदू की भी बनी और मुस्लिम की मुस्लिम लीग बनी, और कांग्रेस जो है बीच में जो है पिसती रही। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस अपनी जगह पे ठीक थी, वो सेकुलर जो है वो ठीक था उसका नज़रिया। बिल्कुल, बिल्कुल और कांग्रेस ने जिस तरह से इत्तेहाद किया हुआ था कि मुस्लिम लीग को बिल्कुल अपने साथ उन्होंने मिला के रखा हुआ था और ये सारी चीज़ें जो गठबंधन था, ये ब्रिटिश को चुभ रहा था। यही ब्रिटिश इस बात से चिढ़ रहे थे कि यार ये सारे एक हो गए हैं और अब इनको इकट्ठा जो है उसको तोड़ने के लिए इन्होंने फिर रिलीजियन का इस्तेमाल किया है कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में मुसलमानों के दिमाग में ये कुछ ना कुछ रिलीजियन जो पॉइंट है ना ये डाला जाए कि आप जो है वो हिंदुओं की ज्यादा मेजोरिटी है और मुसलमान जो है वो मेजोरिटी में नहीं है और ये सारे इख्तियारात जो हैं वो तो हिंदुओं के पास चले जाएंगे, आप लोगों को तो ये दबा देंगे, आप लोग तो इनके अंडर आ जाएंगे। तो फिर मुसलमानों के दिमाग में ये आया जी कि आज़ादी के बाद भी हमें जो है वो गुलामी करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस पॉइंट का फ़ायदा उठा के तो ब्रिटिश जो हैं, उन्होंने एक अलग मुद्दा तैयार किया जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से चला। सबसे पहले तो बंगाल में चला, बंगाल की सेपरेशन की उन्होंने। और मैं समझता रहा था कि 1947 में बंगाल की सेपरेशन हुई है, लेकिन उससे पहले हो चुकी थी। तो ये चीज़ यार हमें ना पढ़ाई गई है, ना हमने पढ़ी है। बंगाल की सेपरेशन पहले हो चुकी थी और हिंदू-मुस्लिम के नाम पे। तो बंगाल जो है वो एक वो वाइड स्टेट थी जो कि चुभती थी ब्रिटिश को, और ब्रिटिश के नाक में दम किया हुआ था उस बंगाल ने। पूरे हुँ, बंगाल में वहाँ पे यूनिटी थी, और यूनिटी को तोड़ने के लिए जो है वो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल बनाया गया और उनको सेपरेट कर दिया गया। फिर जो है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, यहाँ पे जो है हिंदू मेजॉरिटी हो गई ज़्यादा। तो वो आपस में वो इत्तेहाद नहीं रहा, वो उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ें फिर उठना बंद हो गई। उसके बाद पंजाब में भी यही इन्होंने किया, और वहाँ पे भी जो है वो ऐसे ही हरकतें की। और बाद में जब 1947, चलो बाद में बताएँगे ना कि कैसे फिर सेपरेशन हुई। और ये तो बात ज़ाहिर है कि भाई 15 से 20 लाख बंदे अगर वहाँ पे मरे हैं, तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मरे हैं, इधर इन्होंने भी मारे हैं और उधर भी मरे हैं। दोनों तरफ मरे हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि किसी एक की तरफ मरे हैं। लेकिन यहाँ पे यही पढ़ाया जाता है कि उन जो है वो ज़्यादा मारे गए, उधर ज़्यादा मारा। लेकिन मैं कहूँगा कि इधर भी मारा गया था, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पे मार दी गई थी सिखों और हिंदुओं की। हाँ, तो ये पार्टीशन करने में ब्रिटिश जो है उनकी समझ लें कि साजिश कामयाब हो गई। वो अपने प्लान में सक्सेस हो जी, बिल्कुल। और हुँ, और जो है वो अपना ब्रिटिश जो है वो सेपरेशन चाहते थे। लेकिन अफ़सोस के साथ मैं कहूँगा कि मैं बीच में जो है ना वो जब स्टोरी बता रहे थे ना, हिस्ट्री, तो अपना मैं एक किस्म का ना बंदा समझ लें कि एक इमेजिनेशन जो है वो दिमाग में चल रही होती है। तो मैं यही सोच रहा था कि ना ही सेपरेट होता और वो सेकुलर जो है वो कामयाब हो जाता कांग्रेस का, और सेकुलर रहते और एक-दूसरे के साथ मिल के रहते, ब्रिटिश की बातों में ना आते। मुस्लिम भी आए हैं शायद बातों में। चेंज होता। और जो है आज पूरा जो है वो इंडिया जो है वो पूरा एक होता, और ना कोई जो है वो उस वक़्त कत्ल होता, ना कोई जो है वो 15-20 लाख जो कत्ल हुए हैं उस वक़्त, वो आज मतलब कि कत्ल ना हुए होते, उस सिचुएशन कुछ और ही होनी थी। और बाकी जो मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम की थी, तो इसलिए इधर सेपरेट कर दिया, और बंगाल वो तो पहले से ही सेपरेट था, तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो ये सारा जो है वो पहले कायद-ए-आज़म की बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं जी, उन्होंने ये सारा कुछ किया। तो बंदा पूछे, पहले सेकुलरिज़्म थे वो, सेकुलर थे, दोनों की सुलह करवा रहे थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भी, और एक रखना चाहते थे। फिर जो है जब अपनी पॉपुलैरिटी डाउन हुई, जब उनको कोई पूछता नहीं था, तो इंग्लिस्तान इंग्लिस्तान लिखते थे हिस्ट्री में। तो इंग्लिस्तान चले गए, जो कि इंग्लैंड जो कहते हैं इंग्लैंड। ना, इंग्लिस्तान ही लिखते थे ना, इंग्लिस्तान ही पढ़ा हुआ हाँ, है। इंग्लिश शुरू से। इंग्लिस्तान जो है वो चले गए जी, इंग्लिस्तान में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, हुँ, और जो है फिर वापस आए और उन्होंने मुस्लिम लीग जॉइन की। ये मंजे हुए वकील मैं बनकर वापस हिस्ट्री बता रहा हूँ जो कि हमने पढ़ी है।
तो वैसे असल में ये है कि उस वक़्त लियाकत अली खान जो है उनके पास गए, उन्होंने समझाया कि वापस आएँ मुस्लिम लीग जो है वो अब जो है वो ज़्यादा सपोर्टर हैं उसके मुस्लिम और आप जो है उसको लीड करें। तो फिर जो है कायद-ए-आज़म को आया कि चलो जी मैं लीडर बनता हूँ अब जाके, क्योंकि जब लीडर नहीं बना था तो छोड़ के दोनों को चला गया था। और गांधी जो है वो उन्होंने गांधी जी ने जो है अपनी सीट ले ली थी कायद-ए-आज़म से। तो वो चीज़ देख के वो नाराज़ हो के वो चले गए और बाद में आए तो पूरा पूरा सन जो उनका जो बयानिया था वो चेंज हो चुका था कायद-ए-आज़म का, और सिर्फ़ मुसलमानों के हक में था। पहले वही सेकुलर थे, बाद में जो है वो चेंज हो चुका, क्योंकि पता था उनको कि कांग्रेस का लीडर ही जो है वो गांधी जी हैं। तो वहाँ पे तो कोई सीट मिलनी नहीं है, तो इधर ही सही, इधर ही अपना बयानिया रखें और अलग मुल्क लें और मुल्क का जो है वो लीडर बने फिर। तो मैं कहता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ना गलत हुआ है। मैं पर्सनली अगर पूछें तो मैं कहूँगा कि एक ही होता मुल्क, और एक मुल्क होके जो है वो सारे इकट्ठे रहते, इकट्ठे जो है मुल्क को आगे लेके चलते। और ये मज़हब के नाम पे सेपरेशन करवाई गई जिसमें ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा रोल था। ब्रिटिशर की बातों में आते रहे, मुस्लिम भी और हिंदू लोग भी। तो उनकी जो है वो चालें नहीं समझ पाए और उनकी चालों का जो है शिकार होते रहे ब्रिटिश की। बेशक वो बाद में मज़हब की बात तो आ गई, मज़हब की वजह से ज़ाहिर है लागू हुए, लेकिन वो दराड़ डाली किसने? ब्रिटिशर ने। और ब्रिटिश जो है वो सबसे बड़ा जो है इस चीज़ में कह लें कि हिस्सेदार है जिसने सेपरेशन करवाई है रिलीजन के नाम पे। और कायद-ए-आज़म ने बाद में आके टू नेशन थ्योरी का जो एक सिलसिला चला दिया। वही चीज़ के जब कांग्रेस जीत चुकी थी तो लोगों ने अब मुस्लिम, अब देखें आप लोग, कुछ लोग कहेंगे कि मुस्लिम भी थे जिन्होंने सेपरेशन चाही तो ये किया, वो किया। अब उस वक़्त कांग्रेस को जिताने वाले भी मुस्लिम ही थे, मुस्लिम भी उनमें शामिल थे। तो मुस्लिम नहीं चाहते थे, जो आम मुस्लिम थे, लोकल मुस्लिम कह लें, आम अवाम में से कह लें, वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट हों हम। वो यही चाहते थे कि एक सेकुलर सिस्टम हो जिसमें मुसलमान भी रहें, दूसरे मज़हब के भी रहें। लेकिन जब लैंडलॉर्ड जो थे मुस्लिम लीग को जॉइन उन्होंने पहले किया हुआ था, लैंडलॉर्ड जो थे, तो फ़र्क है ना। तो उसके बाद जो है वो बयानिए जब चले मज़हब के नाम पे फिर जो है वो भड़काया गया। और उसका नतीजा आज देख लें, पाकिस्तान अलग हो चुका है, बांग्लादेश अलग हो चुका है, इंडिया बीच में अलग हो चुका है। तो अब मज़हब के नाम से 3 मतलब के टुकड़े हुए इस मुल्क के, पूरे मुल्क के, जो कि मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि एक ही होता मुल्क, तो आज सब जो है वो एक ही होते। लेकिन अब इंडिया वाले तो कहते हैं कि अच्छा हुआ अलग हो गए। मैं समझता हूँ क्योंकि उनकी सिचुएशन इस वक़्त और है। पाकिस्तान के जो है वो कट्टरवाद जो है वो बहुत बढ़ चुका है। हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत सिखाई गई है, सारा कुछ है। मैं वो मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर एक साथ रहते होते, तो एक साथ पढ़ाई कर रहे होते, एक साथ एक कल्चर को जो है वो सब कल्चर को देख रहे होते, तो ये ज़हन ना बनता अब। और ये सारा कुछ ना होता। हो सकता है मुल्क बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो लेके जाते सारे मिल के। तो आपस में लड़ते रहे, 4 जंगें भी हुईं, तो बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान और इंडिया को इससे। लेकिन इंडिया ने फिर भी ये जो है वो तरक्की कर ली है, लेकिन पाकिस्तान पीछे रह गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारा अगर एक होता तो एक ही जो है वो सिस्टम होता, तो एक ही सिस्टम में जो है वो चल रहे होते तो बेहतर था। लेकिन ये है कि वो चालें चल के जो है वर्गला के समझ लें आम लोगों को, जो है वो जो बेचारे अनपढ़ थे, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, उनको जो है वो मज़हब के नाम पे जो है वो लड़ाया गया। और आज जो है वो अलग-अलग होके बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि उस वक़्त मेजॉरिटी में हिंदू थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। मुसलमान मेजॉरिटी में इतने नहीं थे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि फिर भी अगर एक होते, सेकुलर होता मुल्क, तो बेहतर था। मेरी ये पर्सनल राय है। बाकी अगर आप लोगों की अपनी कोई राय हो सकती है, वो आपकी अपनी है भाई। वो हर एक की अपनी-अपनी राय है, अपने-अपने हिसाब से सोचता है। पर मैं ये सोचता हूँ कि इकट्ठे होते, क्योंकि हमारे ख़ानदान के लोग भी मरे हैं इसमें। तो वो भी आज मतलब कि उस वक़्त ज़िंदा होते और ही सिचुएशन होती, हम जो है वो उस साइड पे थे, उस साइड पे ही होते अब। तो पूरा एक ही होना था। यहाँ पे भी अगर होते तो ये एक ही होना था क्या? मुल्क। मुल्क अच्छा। हाँ। ये की होना था मतलब। हुँ। अपने अंदर जुगत मारने लगी थकी हुई। नहीं, नहीं, मैं अच्छा पूछा जी। पूरा एक ही होना था क्या? जी वीडियो तो मुल्क की बात ज़बरदस्ती हो रही है तो एक ही और होता ना। हिस्ट्री भी ज़बरदस्ती हिस्ट्री से वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है। आपको वाक़फ़ होना चाहिए लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हिस्ट्री को मेरी तरह जो लोग हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन ये है कि हिस्ट्री हमें गलत ब बताई गई है और अब जब हमें ओरिजिनल चीज़ पता चलती है तो मेरे ख़्याल में हम कन्फ्यूज़ होते हैं उन चीज़ों को सुनकर।
कि यार ये हमें बताया नहीं गया, और अगर बताया जाता तो आज पता होता कि यार जो रियलिटी असल में थी हिस्ट्री की, कहाँ से शुरू हुआ। और लेकिन ये सारा पैंतरा जो है ये गवर्नमेंट का कर ली है, जिसका भी काम है उन्होंने अवाम के ज़हन में ये डाला। और अब अवाम को चूरन भी तो देना था ना कि अलग मुल्क क्यों बनाया गया। रियलिटी बता देते तो हम पे ब्लेम आ जाता उन्होंने, तो उन्हें लग रहा था कि यार ये गलत हुआ, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे इस चीज़ को लेकर और सदियों तक करेंगे कि क्यों अलग किया। क्योंकि जिन लोगों के मतलब आबाओ-अजदाद इधर थे और वो उधर से इधर ट्रैवल करना पड़ा, उनको मारा गया, दर-बदर किया गया, तो वो कहीं न कहीं अपनी औलादों को भी बता के जाएँगे और जब हिस्ट्री में भी पढ़ाएँगे तो उनको कहेंगे हाँ, देखा ये सच था, असल में हम नहीं चाहते थे, और ये फिर सारी बातें निकलेंगी। तो आजकल इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेरे ख़्याल में ज़ोर दिया जा रहा है। ये कुछ फ्यूर बैक कर लें, मतलब 5 साल, 6 साल पहले कर लें, बहुत ज़्यादा यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ज़ोर दिया जा रहा है, चीज़ों के ऊपर बताया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है, वीडियोज़ प्रॉपर डिटेलिंग। ये अभी इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया, सेकंड करना है। तो इतनी डिटेलिंग वीडियो के प्रॉपर हर एक बंदे के बारे में डिटेल दे रहे हैं, जिनका थोड़ा-सा भी हाथ है इस चीज़ में। मतलब दोनों जो है भारत से मतलब कर लें कि उस खित्ते से पाकिस्तान को अलग करना, और वो किन की साजिश थी, किस तरह शुरू हुआ, और जिन्ना का क्या क्या काम था, गांधी जी जो है वो बीच में आए, उनका क्या काम था, क्या रोल था, किस तरह उन्होंने छोड़ा, किस तरह दोबारा ज्वाइन किया। और सेकुलर तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक मेंटालिटी थी उनकी, क्योंकि ब्रिटिश वो मेरे ख्याल में क्रिश्चियन था, यूनिवर्सिटी स्कूल थी वो जिसमें पढ़े थे स्टार्टिंग में। क्रिश्चियन तो स्कूल था ना, वहां स्टार्टअप से भी पढ़ उनका के कॉलेज वैसे में। था, और उनका गेटअप मैंने उनकी ड्रेसिंग हमने वीडियोस भी की थी, एक पूरी डिटेलिंग। तो मतलब वो ब्रिटिश टाइप जो है उनका एक किस्म का करैक्टर था, अंदर से ही वो वैसे थे। तो इस्लामिक नज़रिए से देखा जाए तो वो उनमें टच नहीं आता था कहीं भी, तो इसीलिए मौलविज़्म के ख़िलाफ़ थे वो। तो जब देखा कि भाई दाल इस तरह नहीं गल रही तो फिर उस तरह से ही, तो वो एक सहारा इन्होंने लिया। और बहुत सारी जगहों पे हमने सुना है कि ये याश लोगों के लिए ये क्रिएशन की गई, ठीक है हुँ। ना? और वो जो उनके लैंडलॉर्ड के लिए। लैंडलॉर्ड जो लीड क्लास थी, उनके लिए एक जो है जिन्ना साहब ने एक कह लें कि टेरिटरी कंट्री कर लें, वो उसको क्रिएट किया कि इसमें ऐश करो, इसमें रियाया होगी आपकी, उसके ऊपर आप हुक्मरानी करोगे और आपको सारी सहूलतें मिलेंगी, तो टेंशन परेशानी नहीं है। तो एक किस्म का कर लें वकील ही थे, और वकील ने एक केस लड़ा और जनाब ज़ोर ज़बरदस्ती जनाब अलग कर दिया। लोगों की मर्ज़ी नहीं थी, बहुत सारे लोगों की मर्ज़ी नहीं थी इसमें। अगर ना होती यार, अगर प्यार-मोहब्बत से होता, ये मार-धाड़ और ये चीज़ें ना होती फिर बीच में, फिर तो आराम से अलग हो जाते कि ठीक है कंट्री अलग करनी है, तो फिर ये जितने लोगों को काटा गया, मारा गया, जलाया गया, इज़्ज़तें लूटी गई, ये सिचुएशन ना होती, ये फिर हिस्ट्री में ये दाग नहीं लगना था। तो बड़े आराम से उन्होंने अलग हो जाना था। लेकिन लोग करना ही नहीं चाहते थे, अंदर बात यही थी कि लोग छोड़ने नहीं चाहते थे अपनी घर, लोग अपनी अपनी जगह ज़मीनें नहीं ना कैसे छोड़ते छोड़ें? थे, तो फिर जबरदस्ती उनको मार मार के निकाला जाता था, इधर से भी उधर से भी। हाँ, तो बिल्कुल कौन मतलब किसका दिल करता है छोड़ने का। फिर ये ज़बरदस्ती हुई ना, तो अब दाग लग चुका है, वो दाग अब हिस्ट्री में हमें बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें ऊपर से स्टार्टअप बताया जाता है अमन पसंद। वो आए और उन्होंने जनाब लॉ की डिग्री हासिल की, वो फलां जैसे ये वर्ड यूज़ कर रहा था ना इंग्लिस्तान और ये वो, तो वो वैसे वर्ड थे उसमें। हाँ, उन्होंने दिन-रात मेहनत जम के की, दिन-रात मेहनत की बड़ी और कुर्बानियाँ दी उन्होंने। कुर्बानियाँ दी, और कुर्बानियों का डीप डाउन क्यों नहीं जाते रहे? डीप डाउन जाते ना कुर्बानियां अगर, कायद-ए-आज़म ने कौन सी दी हैं, मुझे ये समझ नहीं। कुर्बानियां तो आम आवाम ने बेचारी ने दी है, वो मेरे बाप-दाद ने दी है। वो कहते हैं ना कि आपके बाबा-अजदाद की तो ठीक है बात है, इसमें कोई नहीं, शक मैं नहीं है, वैसे कह रहा हूँ। उन्होंने दी होगी, लेकिन मैं ये सिर्फ़ कहना चाहता हूँ कि जो सामने होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। ये रियलिटी कब से शुरू है कि जो सामने होता है पसे पर्दा लोगों को नहीं देखा जाता। जैसे कोई मूवी कर लें, कोई पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका कोई ज़िक्र नहीं। एक आगे हीरो-हीरोइन का ज़िक्र हो रहा होता है, उसने बड़ा काम किया, लेकिन भाई पीछे मेहनत होती है लोगों की, वो पूरी स्ट्रगल होती है, वो कहानी क्यों नहीं बताते? तो यहाँ पे भी वही हिसाब हुआ है कि आधे से ज़्यादा अवाम थी उनके साथ, लेकिन वो सारी अवाम वो भी थी जो भाई नहीं चाहती थी ये हो। ऐसा हो सकता है एक ही घर के 2 फ़र्द चाहते हों लेकिन 2 ना चाहते हों, ये भी हो सकता है। अब जैसे नवाज़ शरीफ का देख लें और इमरान खान का हिसाब लगा लें। इमरान खान को भी काफ़ी सारे, एक ही घर में 2 बंदे होंगे जो इमरान खान को पसंद करते हैं, 2-3 होंगे जो नवाज़ शरीफ पार्टी को पसंद करते हैं। हाँ। तो यही हिसाब होता है। डिवाइड तो वैसे ही सिचुएशन होनी थी, लेकिन वो जो सब कुछ हुआ बीच में, मेरे ख़्याल में अगर प्रॉपर वे में होता तो ये चीज़ ना होती लोगों अब को। इलेक्शन हुए थे मुस्लिम लीग, कांग्रेस और हिंदू सभा पार्टी के।
तो उसमें जीता कौन था? कांग्रेस। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 106। 106। उसी से साबित होता है कि अवाम नहीं चाहती थी। बिल्कुल, लेकिन फैसला हुआ और लोग जो हैं वो मारे काटे गए, और जो जिस तरह की हिस्ट्री है वो बतानी चाहिए। मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान में स्टडी का सिस्टम जो है चेंज करना चाहिए, ताकि मेरे जैसे लोग जो हैं वो सामने ना आए, ताकि उनको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट हो और प्रॉपर सच पता हो, ताकि वो बेहतर तरीके से हो। क्योंकि हमें मैं पता कहता होता हूँ अगर कि हिस्ट्री के बारे में, तो आज मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत चीज़ें और क्लियर हो जाती। अब तो पाकिस्तान चलो बन चुका है, सेपरेशन हो चुकी है, अब तो वो तो एक नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम ये है कि जो गलतियाँ हुई हैं, कम से कम वो बंदू हर एक को पता हो और उस गलतियों से सीखें, और आगे जो है इस मुल्क को तरक्की करने में जो है वो उसमें मदद हासिल होगी। बजाय इसके कि झूठ अगर पढ़ते रहेंगे तो बाद में अगर सच पता होगा तो वो एक किस्म की समझ लें कि बंदे को ना अंदर से वो खोखला। कड़वाहट पैदा हो जाएगी उस चीज़ के खिलाफ। लेकिन ये है कि जब आप अपने आबाओ-अजदाद को लेकर या अपनी रूट्स को लेकर ही गलत सोचना या गलत बताना शुरू कर देते हैं, आपकी बिल्ड-अप ही गलत होती है, तो फिर बिल्डिंग तो कोलैप्स करनी है आपकी। तो मतलब आपका जो डीप डाउन है ना, वो रियलिटी कुछ और है। वो तो इंडियन लोग जो हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो बताते हैं, लेकिन उनको गालियाँ पड़ती हैं और मार-मार के गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ, आप जिन्ना के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे। यार लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, फिर सच क्यों नहीं बताया? सच बताया होता तो आज ये लोगों के ज़हन में वो एक इमेज ना बना होता, गलत इमेज बना दिया लोगों के ज़हन में। जो रियलिटी थी वो बताते तो आज लोग उतनी इज़्ज़त कर रहे होते जितनी उनकी बनती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ फिर ये वो कहते हैं ना कि बेइज़्ज़ती के ज़ुमरे में चीज़ ना आती। फिर लोगों को भी पता होता, हाँ यार ये सच है, ये लिखा हुआ है किताब में। अच्छा लिखा हुआ मान लेते हैं वहाँ पे, साहब ने माना है कि नहीं-नहीं जिन्ना तो बड़े अच्छे थे, किरदार के बड़े अच्छे थे, एक मोमन आदमी था ये और वो। असल रियलिटी पीछे कुछ और थी। ये वैसे ही होगा कि लामा इकबाल को ज़ुकाम लगा हुआ था और वो इस तरह बैठे हुए थे हाथ रख के। तो उन्होंने फ़ोटो खींच ली और बाद में जनाब इन लोगों ने कि फ़िक्र में डूबे हुए हैं पाकिस्तान मुफ़क्किर को। पाकिस्तान। तो असल में ये था कि वो बीमार हो चुके थे, ठंडे मौसम की वज़ह से ज़ुकाम हो चुका था, तो मेडिसिन ली थी तो उनके इस अपने जो पोता है ना, उसने रियलिटी बड़ी बताई है, लेकिन लोग जो है वो गालियाँ दे रहे हैं। बस यही है, इंटरव्यू वही हाँ। था अभी-अभी मेरे ख्याल इससे में पहले चल कि रहा है। हमें गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएँ, तो ये है कि पार्ट पहला था ये, और काफ़ी कुछ जो है वो जानने को अभी तो मिला। अब आगे जो है वो सेकंड और भी पार्ट है। जो है उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो और क्या डिटेल आपने मिस की और क्या ऑब्ज़र्व किया? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विज़िट कर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।